नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग जो भूगोल का जो चैप्टर शुरू किए थे, पहला चैप्टर, उसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं संगठन। ठीक है, उसमें हम लोग अभी तक 2 क्लास पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग एक और पढ़े थे, वृद्धि। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले जनसंख्या का संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, क्या कहता है जनसंख्या संगठन, और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए समझिए। जनसंख्या संगठन, जब भी बात होगी जनसंख्या संगठन का, तो उसमें आप याद रखिएगा संगठन का मतलब क्या होता है। संगठन, तो जनसंख्या संगठन का तात्पर्य होता है आयु, लिंग, भाषा, है ना, भाषा, व्यवसाय, इन सब के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, यानी जनसंख्या संगठन का जब भी बात होगी तो आयु, यानी एक देश में किस वर्ग के आयु के लोग रहते हैं। ठीक है ना, यानी जन्म से लेकर 80, 90, 100। ठीक है, तो आयु का अध्ययन करना कि इस देश में, भारत देश में कितना वर्ग के लोग, किस उम्र के लोग, कितना % लोग रह रहे हैं। लिंग, है ना, यानी महिला पुरुष की क्या स्थिति है, का विश्लेषण किया जाना। ठीक है, जनसंख्या संगठन का तात्पर्य आयु, लिंग आदि का विश्लेषण किया जाना। इसी के अंतर्गत हम समझते हैं निवास स्थान के बारे में कि लोग कहाँ पर कौन जनसंख्या, है ना, मतलब जनसंख्या संगठन क्या तात्पर्य का तात्पर्य मतलब हुआ कि ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या कैसे बदलाव होता है, उन सब के बारे में। मानव प्रजाति के बारे में कि किस प्रकार के लोग कहाँ रहते हैं, है ना। जनजाति के बारे में, भाषा के बारे में कि कौन सा भाषा लोग कहाँ बोलते हैं, है ना। धर्म के बारे में कि एक धर्म, जैसे आपको पता है कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा का स्तर, है ना, कि पढ़ने लिखने वाले लोगों की क्या शिक्षा का स्तर है। इन सबों को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। किसी भी देश का अगर आपको विकास समझना है तो आपको इन सब बात को अगर देखेंगे, है ना, मतलब इन सब बात को हम देखा जाता है जब भी किसी देश का अगर विकास को समझना होता है। तो जनसंख्या संगठन का आप अर्थ समझ गए हैं कि जब आयु, लिंग का विश्लेषण किया जाना, निवास स्थान का समझा जाना, मानव प्रजाति का लक्षण, जनजाति, भाषा, धर्म, शिक्षा, जब इन सब का हम अध्ययन करते हैं तो यही से हम जनसंख्या संगठन के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए जनसंख्या संगठन में ये जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को उसमें 3-4 बातें पढ़ना है ना। एक तो पढ़ना है ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, है ना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, यानी भारत में कितने लोग ऐसे हैं और कौन से क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलती है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या अधिक मिलती है। उसके बाद हम लोग भाषा के बारे में पढ़ेंगे, है ना, भाषाओं की विविधता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में। ठीक है, व्यवसाय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये भारत का भूगोल है तो इस सारा के सारा भारत पर ही नजर रहेगा, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले ग्रामीण नगरीय संगठन से। ठीक है, ग्रामीण नगरीय संगठन समझिए ध्यान से। जब भी ग्रामीण नगरीय संगठन की बात होगी तो हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत में कितने % लोग हैं या कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गांव में अधिक लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, है ना। तो पहले गांव की बात करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो भी बात होगी 2011 की जनगणना के आधार पर होगी, क्योंकि अभी हाल जनगणना होने वाला है, लेकिन उसका भी आंकड़ा, जनगणना होगी तभी तो आंकड़ा आएगा। तो 2027 में जब जनगणना होगा उसका आंकड़ा आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें आप अपडेट करिएगा, लेकिन तब तक 2011 का ही जनगणना का आधार समझकर, ठीक है, समझना है। जनसंख्या 2011 की जनसंख्या, ठीक है, तो समझिए पहले ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार
पूरे देश में 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद होगा कि पूरे देश में 121 करोड़ लगभग आबादी थी, है ना। उसमें से 83, है ना, 83 करोड़, मतलब 83 करोड़ 30 लाख लोग गांव में रहते हैं, है ना। इस 2011 की जनगणना के अनुसार 83.3 यानी 83 करोड़ 30 लाख लोग गांव में रहते हैं, ठीक है। अगर देखिएगा तो लगभग 6,40,867 गांव है ना, ये लगभग है, ठीक है। तो जिसमें से पूरे आबादी का लगभग 68.8, समझिए 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6,40,867 गांव, है ना, है जो पूरे देश की जनसंख्या का, ठीक है, 68.8 गांव में निवास करती है ना। ये बात ध्यान में रखना है। और 31.8% शहर है। अगर देखिएगा राज्य के अनुसार तो सबसे ज्यादा ये पॉइंट याद रख लेना है, और एक बिहार का याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी सबसे ज्यादा अगर गांव में कहीं पे रहता है तो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ लगभग 90%, मतलब पूरे अगर 100% जनसंख्या का 90% लोग लगभग, है ना, 90% लोग गांव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है ना। बिहार में लगभग 89% है ना। असम, उड़ीसा, ये सब सर्वाधिक गांव में रहने वाली जनसंख्या का राज्य है। यानी यहाँ ये सब ऐसे राज्य हैं जहाँ, है ना, अधिकांश आबादी लगभग 85% लोग गांव में ही रहता है ना। यानी ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है ना। इसलिए आप देखिएगा कि ये सब क्योंकि कृषि प्रधान राज्य हुए, तो इसलिए आप देखिएगा ये सब जो राज्य पिछड़े हुए नजर आएंगे, है ना, ये सब राज्य, ठीक है। अगर पूरे देश की, मतलब अगर पूरे देश में देखिएगा तो सबसे कम, है ना, न्यूनतम सबसे कम दिल्ली, जहाँ मात्र 2.5% लोग, है ना, गांव में रहता है। नहीं तो बच गया 97, है ना, 0.5%, वो पूरा आबादी शहर में ही रहता है ना। तो ये सब जो आंकड़ा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। चंडीगढ़ अब देखिएगा, है ना, चंडीगढ़ हालांकि एक शहर है, तो यहाँ पर भी अधिकांश पूरे के पूरे आबादी लगभग, है ना, आप बोल सकते हैं कि गाँव शहर में ही रहता है, ठीक है। बहुत कम % लोग, ये सब लक्षद्वीप हुआ, ये सब बहुत कम ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो नगरीय जनसंख्या में देखिएगा तो सबसे ज्यादा जो गोवा, सबसे ज्यादा गोवा ऐसा राज्य है जो, मतलब वहाँ की अधिकांश आबादी लगभग 62% आबादी, पूरे 100% के 62% आबादी शहर में निवास करता है ना। उसके बाद मिजोरम है, ये सब तमिलनाडु, जो जो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जो दक्षिण भारत के खासकर राज्य हैं, वो सब अधिकांश, वहाँ के अधिकांश आबादी शहर में ही निवास करती है ना, विकसित राज्य है। न्यूनतम अगर देखिएगा तो वही बात है ना, इसका उल्टा जस्ट, है ना, हिमाचल प्रदेश सबसे कम, ठीक है, शहरी आबादी, फिर बिहार हुआ। बिहार का अगर याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, याद रख सकते हैं, है ना। तो ये ग्रामीण नगरीय संगठन है। ग्रामीण नगरीय संगठन को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो आज का क्लास बहुत छोटा मिला होगा, तथ्य है पूरा, कोशिश कीजिएगा कि कुछ कुछ बातें को याद रख ले, है ना। शुरू का जो आंकड़ा है, खासकर जो सर्वाधिक और न्यूनतम जो राज्य हैं, उन सबको याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है ना। हम लोग जो अगला क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाषाई संगठन, है ना, भाषाई संगठन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक संगठन, और तीसरा व्यवसायी संगठन, है ना। क्योंकि ये सब थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें एक एक क्लास लग सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो आयु लिंक की बात है ना, अगर होगा टॉपिक, होगा करेगा तो उसमें थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। साक्षरता का एक होना चाहिए ना, साक्षरता नहीं होगा तभी बताना होगा। तो पूरा तथ्य है, छोटा सा क्लास है, इसको ध्यान से समझ के लिख कर आप इसको याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव यहाँ से बहुत कम संभावना है कि यहाँ से बने, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। आज बहुत ही छोटा क्लास है, तब तक के लिए।